जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। ये कलम युग, कलयुग नहीं है। जैसा पढ़ेंगे वैसा समझेंगे। और आज एक ऐतिहासिक दिन तो रोज आते हैं, लेकिन ये तारीख, इस तारीख से जो निर्माण हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, उस निर्माण ने, उस एक पवित्र ग्रंथ ने इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आज के दिन संपूर्ण हुआ और सौंप दिया गया था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एक विश्वास के साथ इस बात को बढ़ावा दिया गया कि संविधान से कुछ ही लोगों को अधिकार मिले। ये एक षड्यंत्र था। तो मैं सबसे पहले तो संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं, क्योंकि ये संविधान है तो जीवन, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब मैं जब बोलने पे आ गया हूं तो शुरुआत पिछली चीजों से करता हूं। तो आज का ये सफल प्रदर्शनी प्रोग्राम, इसके आयोजक दिल्ली की पूरी कमेटी, हमारे नेता महेश पहलवाल जी, हमारे नेता जैन साहब, हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी, यहाँ जो इस मंच पर अभी उपस्थित नहीं, मेरे सामने जो है हमारी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, सिकंदर कुरैशी जी और एमएल तोमर साहब, मेरे निवेदन पे यहाँ पहुंचे भाई डॉक्टर कफील खान साहब, छोटे भाई कनिष्ठ जी, आफ्ताब जी, विशाल जी, रिटायर्ड डीएसपी सीओ कल्याण सिंह जी, मिशन 78 के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार जी, और भी वो साथी जब दिल्ली में हम पहली बार आए थे, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारे साथ रहे, वो तमाम लोग, जिनमें मंगत राम पहलवान जी, अन्नी भाई, सैंसर भाई, नामों में बांटना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि नाम लेने से प्यार बढ़ जाता है, इसलिए नाम ले रहे। चौहान साहब यहाँ बैठे हुए, ये छोटा भाई बैठा हुआ है ऋषि। बहुत सारे लोगों को हम नाम से जानते हैं, जैसे सोशल मीडिया से जो लोग हमारे बीच हैं, भाई सुमित जी, जो हमेशा आलोचनाओं का शिकार होते रहते हैं जब हमारे बारे में कुछ चला देते हैं। छोटी बहन मीना कोटवाल जी का जो चैनल है मूकनायक, उससे आई हमारी बहन बबीता जी। और क्या गजब की इनका ना काम मैंने देखा कई आंदोलनों में। जब दिल्ली में वो 9 साल की बच्ची वाला नागल वाला मामला हुआ, तो बारिश में भीग भीग के लोग पत्रकारिता कर रहे थे, असली पत्रकारिता, चाटुकारिता नहीं, पत्रकारिता, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की असली वैल्यू बता रहे थे। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान महावीर जैन, गुरु घासीदास, और भारत में सामाजिक परिवर्तन के जो नायक और नायिकाएं रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां झलकारी बाई, मां जीजाबाई, मां रमाबाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फूलन देवी, मां उदा देवी पासी, मां अवंतिका बाई लोधी। मैंने नायिकाओं के नाम, वीरांगनाओं के नाम पहले इसलिए ले दिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में
जो तरक्की का पैमाना मैं इस बात से नापता हूं कि उस देश समाज में रहने वाली महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए मातृशक्ति, महिला शक्ति को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो है तो हम हैं। अगर हमारी मां ना होती तो क्या हम होते क्या? कभी नहीं होते। और वो क्या क्या सहती है उसका अंदाजा पुरुष प्रधान समाज को नहीं है, पुरुषों को तो बिल्कुल नहीं। एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में पूरी जिंदगी वो सिर्फ सेवा करती है। शायद वो कभी अपने लिए जी पाई, शायद कभी उसने अपने खुद के फैसले कभी लिए हो, क्योंकि फैसले लेगी कैसे? जब छोटी होती है तो बाप के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसे पिताजी कहते हैं क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहां शादी होनी है, परिवार तय करेगा। जब बड़ी हो जाती है तो शादी से पहले तो भाई और समाज तय करता है कि ये कहां शादी करेगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी, रात में जाएगी, दिन में जाएगी, कहां घूमेगी, ये समाज और भाई और पिताजी तय करते हैं। फिर जब पिताजी और परिवार की मर्जी से शादी कर लेती है तो वो क्या करेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, नौकरी करेगी या नहीं करेगी, या हाउसवाइफ रहेगी, या उसके बाद किससे बात करेगी या नहीं करेगी, इसके फैसले करते हैं उनके पति और उनके ससुराल के लोग। फिर एक जीवन का नया पड़ाव, एक नया जन्म होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद उस बच्चे को वो पालती है। पहले 9 महीने पेट में रखती है, उस दर्द को, उस बोझ को सहती है, लेकिन वो कभी बोझ नहीं मानती उसको। लेकिन उसके उस जीवन के बाद उस बच्चे के साथ रात रात जागती है, वो उस खुद गीले में पड़ती है, उसको सूखे में पड़ाती है, अपने हिस्से का अपना खून जो है ना उसको पिलाती है, तब वो बच्चा पलता है। लेकिन अजब सी व्यवस्था है भारत की कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उस मां को पूछता है कि तू है कौन। ये व्यवस्था बड़ी गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। महिलाओं को बराबर की आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका भी योगदान इस देश की तरक्की में होना चाहिए। नायिकाओं को याद करने के बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर यादव, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा के बाद उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले तात्या भील, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीरा भाना वाल्मीकि साहब, मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, संत गाड़गे जी महाराज, नारायण गुरु, इस देश को आजादी दिलाने के लिए बलिदान देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, और एक और जिसको इतिहास ने नकार दिया लेकिन नकारा नहीं जा सकता, जिसने इस देश में, दक्षिण भारत में महिलाओं को तन ढकने का अधिकार दिया, इस भारत का बब्बर से टीपू सुल्तान, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। जब आप घर से निकल के दुनिया के इस देश के कोने कोने पे पहुंचोगे तो आपको एहसास होगा। अब मैं अपने साथी नेतागणों से प्रयास करूंगा कि वो बैठ जाए। ये घिरने की आदत जो है ना वो पसंद नहीं। जिस दिन घिर जाएंगे तो उस दिन समझ लेना तुम्हारा, हम भी वैसे हो जाएंगे जैसे दूसरे। अभी मैं महाराष्ट्र गया 3 दिन पहले। महाराष्ट्र जाने के लिए मुझे सूरत एयरपोर्ट उतरना पड़ा। मैं यहां से खूब गर्म कपड़े पहन के गया। मैंने पूछ लिया था कि मौसम कैसा है, तो उन्होंने कहा कि गर्म। ये मैं भारत का भौगोलिक वो बता रहा हूं आपको। लेकिन जब मैं सूरत पहुंचा और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा, नंदुरबार और धुलई जिले के लिए, आप भरोसा करो कि वहां एसी चलाना पड़ा सांस लेने के लिए। ये है भारत। इतना बड़ा है भारत कि जो कपड़े आपने खरीदे हैं सर्दी के लिए, सर्दी में पहनेंगे, अगर आप दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं।
भाषा बदल जाती है, खान पीन बदल जाता है, रंग बदल जाता है। एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है गोरे काले का, ये हमारे आंदोलन में नहीं होना चाहिए। किसान भी कहते हैं कि भाई काले कानून वापस करो, नहीं, गलत बात। आदमी काले रंग को सबसे ज्यादा पसंद करता है। बाल उसे काले चाहिए, सफेद हो जाते हैं तो डाई कराता घूमता है। जूते उसे काले चाहिए, जैकेट उसे काली चाहिए, मूछें उसे काली चाहिए, कोट उसे काला चाहिए। लेकिन रंग के हिसाब से आप तय नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी जिनका रंग काला, अगर आप काला कहते हैं तो उसको चुभता है। और अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, तो ये भी गलत है, अपराध होता है। इसलिए मैं कभी काला नहीं कहता। जब तक मुझे मैंने कह दिया हो तो अलग बात। तो रंग से नहीं हो सकता। आपको बहुजन समाज के लोगों के रंग भी गोरे होने लगे। अब कोई रंग से थोड़े बता सकता कोई किस जाति धर्म का है। अभी तो मैंने प्रत्यक्ष में अभी पंचकुला वाल्मीकि मंदिर का, यहां से पहले मैंने वहां एक जाट समाज के हमारे नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कि 50 पार हो गया। तो उमर साहब, देखो गजब की बात। तो मैंने कहा मैं आपको एक अनुभव कराता हूं। तो बोले क्या? अब ये जो मुझे लेने गए थे ना, 4-5 लोग बैठे हुए थे कोट वोट पहन के, कसाना जी और तमाम लोग, ये उमेश पहलवान। हमने कहा कि 4 लोग बैठे, बताओ किस जाति के हैं? तो क्या ऐसे कैसे बता देंगे? तो हमने कहा क्यों नहीं बता दोगे? आपको 50 साल से ऊपर गए हो, इतना जीवन का अनुभव, पढ़े लिखे भी, बताओ। तो कहते ऐसे नहीं बता सकते। तो मैंने कहा बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि इंसानों में जातियां होती नहीं है। इंसानों में जातियां इसलिए बनाई गई है कि जाति के आधार का फायदा लेके आदमी अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा सके। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, मैं 4 लोग पेश करता हूं, यहां बैठा कोई एक सिंगल आदमी अगर ये बता दे कि वो 4 लोग किस जाति के हैं, तो मैं ये मान जाऊंगा कि देश में जाति व्यवस्था होनी चाहिए। जितने लोग यहां बैठे और तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मीडिया से सब लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो सच क्या है? ना आप जाति बता सकते, अगर टोपी ना लगाओ, दाढ़ी ना रखो, तो आप धर्म भी नहीं बता सकते। अगर सिख पगड़ी ना लगाए तो आप कैसे बता दोगे कि कौन है? समझे? जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं बुनियादी बात बताता हूं। इस अंबेडकर भवन के रिश्ते हमारे बड़े गहरे। एक दिल्ली में रविदास गुरुकुल तोड़ दिया गया, हमारी 2 छोटी प्यारी बहनें बैठी हुई। उस आंदोलन में यहीं से शुरुआत हुई थी। हम लोग यहीं इकट्ठे हुए थे, रात को भी हम लोग यहीं थे, यहीं से गए। और दिल्ली की इतिहास में वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था बहुजन समाज के लोगों का। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। फिर तमाम तरह की चीजें हुई और हमें लगा कि भाई हल नहीं निकलेगा, तो हमने तय किया कि चलो मंदिर आज ही बनाएंगे। तो हम सब लोगों को लेकर चल पड़े उधर तुगलकाबाद की तरफ, और पूरी दिल्ली चक्कर काट रही थी। परेशान हो गया सब, सारा पूरा सिस्टम। तो रात को वो बेवकूफ बनाते रहे, इस टाइम के लगभग ही, यही टाइम था लगभग। वो कहे कि चलो आप तुगलकाबाद, अभी आपको दर्शन करवाएंगे, चलो। और जाके वो आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज कर दी। मैं खुद गवाह हूं कि 250 करीब लाठियां लगी होंगी। 12-13 लोग पीट रहे। 12 दिन जेल में हमारे साथी जानते हैं, मैं उल्टा सोता था क्योंकि पीठ के बल लेटा नहीं जाता था। बहुत दर्द था, लेकिन वो सारा दर्द इस देश में जो बहुजन समाज की स्थिति है उससे बहुत हल्का है। वो यहां जो रोज होता है वो बहुत बुरा है। जो जिस तरह का पैमाना यहां बनाया गया इंसानों के लिए, बहुत बुरा है। आज फिर यहीं से दिल्ली के लोगों ने शुरुआत की है। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये इनकी मेहनत बताएगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक सार्थक प्रयास किया। इतिहास जो आंदोलन बहुजन समाज के लोगों ने पिछले 5-6 साल में किया, उनको बताने का प्रयास किया और हमारे रहबरों महापुरुषों की तस्वीरें लगाई। अभी जब मैं उस काउंटर पे गया ना, वो 2 महिलाएं और एक बाबा जी हैं, तो वो बहुजन समाज का ये वो बेचते हैं सामान जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उन्होंने वो मुझे 30 रुपए दे रहे थे। कि मैंने कहा, किसने बताया कि ये चंदा दे रहे हैं आपको आंदोलन के लिए? तो मैंने कहा यहां नहीं लूंगा तो मैं यहां बुला के लूंगा स्टेज पर, चिंता मत करो। मैंने कल अपील भी की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड चुनाव आ रहा है कि भाई मदद करो, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे आंदोलन अपने सारे पे चलता है।
अगर आप किसी और से सहारा लोगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा, तो फिर सच्चाई से आंदोलन नहीं चला सकते। अभी मैंने एक अपील और की ये बहुजन मीडिया के लोगों से कि भाई विरोधी लोग मेरे खिलाफ बहुत प्रचार करते रहते हैं कि चंद्रशेखर के पास तो कई फॉर्च्यूनर है, 5-6 फॉर्च्यूनर उसके घर खड़ी रहती है और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और ये सब चीजें कर ली। तो मैंने बहुजन मीडिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप दिन तय कर लें, आप में चर्चा होती है, आप एक दिन मेरे घर जरूर आए। वो मेरा घर तो नहीं, वो तो समाज का घर है, लेकिन आके जरूर देखें। मैंने इस आंदोलन का एक सिंगल पैसा अपने घर में नहीं लगाया था, कोई कह नहीं सकता। आके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। और मैं ये भी पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं कि हाँ, मैं सैकड़ों गाड़ी के काफिले में चलता हूं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि मेरे पास सिंगल मेरे पिताजी की दी हुई मोटरसाइकिल जो आज भी मेरे घर खड़ी है, क्योंकि मेरी ईमानदारी, मेरी नीयत और मेरी नीति जो मैंने मान्यवर काशीराम साहब से सीखी, बाबा साहब अम्बेडकर से सीखी, उसने मुझे इतना ताकतवर बनाया कि मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के सामने। मेरा समाज मेरे लिए खून की बूंद बूंद देने के लिए तैयार है, और ये मिला है मुझे इस ईमानदारी के आंदोलन में। कुछ मैं अगर बहुत बड़ा एमपी एमएलए बन जाता तो भी टाइम्स मैगजीन में नाम नहीं आता मेरा। इस आंदोलन ने टाइम्स मैगजीन में मेरा जो है वो नाम इस आंदोलन की वजह से आया। मैं भीम आर्मी के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, जिसे इस व्यवस्था ने जातिवाद की वजह से नकार दिया, क्योंकि वो एक स्वर्ण जाति का बच्चा नहीं है, वो एक शेड्यूल कास्ट का, दलित समाज का बेटा है, इसलिए उसको नकार दिया इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, लेकिन उनको सम्मान दिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन ने, और कहा कि अगर भारत में कोई उभरता हुआ नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति। ये आपकी ताकत है, आपके आंदोलन की। लेकिन मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि जो उन्होंने कहा कि वो उभरते हुए नेता है, तो नेता का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ एमपी एमएलए बने। नेता काम 5 साल जब तक वो काम कर रहा है, उस समाज के सुख दुख, उनके हितों की रक्षा करना, और उनके लिए लड़ना भी होता है, उनको न्याय दिलाना भी होता है। तो मेरे लिए चैलेंज है कि पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों के लिए उनके हक अधिकार, उनका मान स्वाभिमान सम्मान, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसको रोकना, और उनका जो हक अधिकार है उनको दिलाना। और इसलिए आप सब लोग जानते हैं, देश में कहीं कोई आंदोलन होता है सबसे पहले भीम आर्मी खड़ी होती है। जहां वंचित वर्ग के लोग लड़ने का काम करते हैं, आप लखीमपुर खीरी का मामला देखो, मान साहब यहां बैठे हुए, जितेंद्र यहां बैठा हुआ है, हमारा भाई, तमाम नेताओं के लिए फाउंडेशन थी, मुझे भी रोक दिया गया। 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के सबसे पहले अगर कोई वहां पहुंचा था जो राजनीतिक रूप से काम कर रहा है, तो वो चंद्रशेखर आजाद था। ये आपका खून। चाहे सीएनपीआर एनआरसी का मामला, दिल्ली के लोग यहां बैठे हुए हैं, अभी उसकी फोटो भी लगी हुई है, मैं हंस रहा था। देखो इस देश का मीडिया का चरित्र देखो। राही बाजी 11 बजे चला दिया इन लोगों ने कि चंद्रशेखर अरेस्ट हो गए, और मैं वहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा कि यार मैं तो आजाद हूं, ये कह रहे अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए हैं? हाँ, नाम से भी आजाद है। तो फिर मैंने ट्वीट किया कि नहीं भाई, गिरफ्तार नहीं हुआ, आ रहा हूं। और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस थी, यहां की स्पेशल सेल, आईबी, इंटेलिजेंस, दिल्ली पुलिस, और इनके सामने से आपका भाई जो है ना उस आंदोलन में शामिल भी हुआ, और वो आंदोलन जो है इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया में उसको चर्चा हो। ये है आंदोलन की ताकत। और मैं आपको याद दिला दूं, आजादी भी जो है ना वो सोचने बैठने से और हल्ला मचाने से नहीं मिली, उसके लिए भी आंदोलन हुए। और आज तो कोई कह देता है कि साहब 2014 के बाद मिली। कमाल है, मतलब देखिए आप 2014 के बाद बताते आजादी मिली, और जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने इस आंदोलन में जो बहनें विधवा होगी, जिनकी जो मां जो है ना वो उनकी कोख सुनी होगी, जिन्होंने अपने भाई खो दिए, जिन्होंने अपने पिता खो दिए, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए, आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए, उनकी शहादतों का कितना बड़ा अपमान है। और नेशनल मीडिया पर बैठ के कहते लोग तालियां बजाते हैं। ये है इस देश का कल्चर कि जो लड़ेगा, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था कि लड़ाई की शुरुआत करना कठिन है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अपने घर जाके आकलन कीजिए। अगर व्यक्तिगत लड़ाई हो तो हर कोई लड़ लेगा, आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, पाजी आपकी और मेरी लड़ाई हो तो हम लोग लड़ लेंगे, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए। लेकिन जब सामूहिक लड़ाई होती है, समाज की लड़ाई होती है ना,
फिर कोई नहीं लड़ता, क्योंकि जो लड़ेगा वही गाली खाएगा, उसको अपमान सहना पड़ेगा, उसको एजेंट कहा जाएगा, उस पर आरोप लगेगा। और इसमें मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, मुझसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भी एजेंट कहा जाता था। आप चेक करवा लीजिए, पढ़ लीजिए इतिहास। फिर जब रहबर मान्यवर काशीराम साहब आरपीआई में सुधार नहीं कर पाए और अपने आंदोलन को खड़ा करने लगे कि बाबा साहब का आंदोलन चलाए, तो उनको सीआईए का एजेंट कहा जाता था। हमारे दलितों की राजधानी कहा जाता आगरा, वहां से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। लेकिन ना उन्होंने ना वो रुके और ना उनका खून रुकेगा जब तक जिंदा इस आंदोलन को चलाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जिंदा रखें, महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रखें। न्याय व्यवस्था क्या है उसका ताजा उदाहरण डॉक्टर कफील खान बैठे में। इन पे एनएसए लगी, इनसे पहले मुझ पे एनएसए लगी। जब मुझे दिल्ली की जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया गया तो मुझसे कहा गया, मैंने पूछा मेरा क्राइम क्या है, तो कहा आपने भड़काऊ भाषण दिया। हमने कहा दिखाओ, तो कहा जेल जाओ, उसके बाद जांच होगी, वो तो कोर्ट में तय होगा। तो हमने कहा ये सरकार चाहती है कि हम लड़े ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोर्ट में पूछा कि बताओ चंद्रशेखर का दोष क्या है, कि भड़काऊ भाषण की सुनाओ, कि वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऐसे ही डॉक्टर कफील खान निर्दोष होते हुए जेल काटते रहे। डॉक्टर कफील खान एक भाषण के आरोप में मुंबई से अरेस्ट होके, जिसको भड़काऊ भाषण कहा गया, उनके ऊपर एनएसए लगा दी गई। उनके भाई मेरे पास आए थे और जब हम यहां दिल्ली में आंदोलन कर रहे रोस्टर का, तो हमने उनकी आवाज उठाई थी और हमने ये भी वादा किया था कि हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। आज उस शख्स की नौकरी जो है ना, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा, जबकि जांच रिपोर्ट उनके फेवर में। मैं इस मंच के माध्यम से भाई आपसे वादा करता हूं, आप शुरुआत करो, इस सरकार का गला पकड़ के हिला देंगे पूरा, आप चिंता मत करो। कोई ऐसा आंदोलन है जिसमें हम लोग जीते ना हो, चाहे हाथरस का मामला आपको पता है, चाहे अरुण वाल्मीकि का मामला आपको पता है, चाहे नागल का मामला आपको पता है। कोई ऐसा मामला जिसको हम लड़े और जीते ना हो, हम लड़े भी और जीते भी। और आंदोलन की ताकत आपने देखा ना, तानाशाह झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, समझ रहे? तानाशाह झुकता है, आंदोलन में इतनी शक्ति है कि तानाशाह झुका और माफी मांगी और ये कहा कि मैं किसान कानून वापस ले रहा हूं। ये है आंदोलन की शक्ति। आजकल लोगों को भ्रमित किया गया, कहा जाता है उनसे कि आंदोलन करने नहीं चाहिए, जेल जाना पड़ता है। तो एक कानून वापस कराने के लिए, गौर से सुनना बहुजन समाज के लोगों, एक कानून वापस कराने के लिए 750 ज्यादा किसानों ने शहादत दी और 1 साल उन्होंने आंदोलन चलाया। अब क्या नहीं सहा, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई, उनको कुचल दिया गया, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, दलाल, एजेंट, कमीशन, ये वो, खालिस्तानी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या। तब जाके उन्होंने वो कानून वापस करवाया। और आप चाहते हो आपको अधिकार मिल जाए बिना मिले? मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं सत्ता जो है ना वो संघर्ष से मिलती है। दिल्ली में हमारी आबादी इतनी बड़ी है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन हिस्से में क्या है? पूछ ही तो बने हुए हो भाई, जो सरकार देते वही तो लेते हो। अपनी तरफ से कोई कानून बनाने शक्ति लिए भी आज तक अपने हाथ में? कानून बनाने शक्ति उनके हाथ में होती है जिनका राज होता है, जिनकी सरकार होती है। आप तो ना राज में ना सरकार में। आप तो वोट की वैल्यू नहीं समझ पाए दिल्ली के लोगों। जिस दिन अपनी वोट की वैल्यू समझ ली, मैं लिख कर देता हूं। अभी जब मैं कभी बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जातिवाद की बात करते हैं। तो मैंने अभी एक साथी को बताया कि भाई जो जातिवाद का इतने लंबे समय से शिकार हो, जिसको जाति के आधार पर गिराकर बेइज्जत करके, तोड़ के, कमजोर करके रखा गया हो, जिसको जाति के आधार पर अधिकारों से वंचित रखा गया, वो क्या जातिवाद करेगा किसी के साथ? तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए प्रदर्शनी लगाई। अब मैं 2 बुनियादी बातें लोकतंत्र पे आपसे रखना चाहता हूं, क्योंकि आज लोकतंत्र, आज ही के दिन ये तय हुआ था संविधान में कि लोकतंत्र होगा देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र यानी कि इलेक्शन प्रक्रिया से आपको राजा चुनने का अधिकार बना, आपको अपना नुमाइंदा चुनने का अधिकार मिला कि आप जिला पंचायत किसको बनाते हैं, विधायक किसको बनाते हैं, मेयर किसको बनाते हैं, पार्षद किसको बनाते हैं। ये अधिकार मिला आपको लोकतंत्र से। लेकिन ये लोकतंत्र गणराज्य है कि यहां जनता का राज होगा। आज आप अपने मन से सोचो, क्या कोई फैसला जनता की मर्जी से होता है?
यहाँ तो इतना बड़ा किसान समाज है, उसके मन से कौन सा फैसला हुआ? क्या किसानों ने कृषि कानून मांगे थे? बताओ, किसान नेता बैठे मांगे थे क्या? फिर क्यों लागू कर देगा? क्योंकि सत्ता तानाशाह है। जिसके पास सरकार की ताकत होती है वो इंसानों को भेड़ बकरी समझता है, उसको लगता है कि वो मालिक हो गया है, लेकिन सत्ता आती जाती रहती है। ये गणराज्य है, यहाँ जनता का की सरकार होनी चाहिए थी। और एक वर्ड से मुझे आपत्ति है, बहुत बड़े पैमाने पर, अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, उस वर्ड का नाम है राजनीति। तो ये वर्ड राजनीति, जब राजतंत्र था तब राजनीति थी। अब तो जब 71 साल से लोकतंत्र है तो हमसे राजनीति हो रही, हम राजनीति के शिकार हैं। चुनाव से पहले फ्री, ये वो भाईचारा, और ये देंगे वो देंगे, वो करेंगे ये करेंगे, और चुनाव के बाद आप हाथ फैलाते रहो कि देंगे, कोई देते ही नहीं कोई। समझ रहे? ये लोकतंत्र का मजाक है। ये वोट को छीनने का, लूटने का प्रयास, ये एक तरह की जालसाजी है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको ये फ्री दे दूंगा, मुझे वोट दे देना, तो यानी कि वो आपकी वोट को खरीद ही तो रहा है। लेकिन हमारे महापुरुष ये कह के गए, मान्यवर काशीराम, कि वोट को बेचना नहीं है सर, और वोट को फेंकना भी नहीं है, वोट को लुटाना भी नहीं, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। जैसे उन्होंने कहा वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा तरह करनी है। अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हो नहीं करते हो घर पे? तो वोट की भी सुरक्षा ऐसे होती है। और वोट फेंकी नहीं जाती, वोट जो है ना बेची नहीं जाती, एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है कि भाई आपको वोट दे रहे हैं, आपके जरिए हम अपने काम को, अपनी तरक्की को चाहते हैं कि हमारी तरक्की के रास्ते खुले। ये है वोट। और वो आप तय करते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, आप तय करते हैं कि देश का पीएम कौन बनेगा, आप तय करते हैं कि लोकसभा कौन जाएगा, विधानसभा कौन जाएगा, पार्षद कौन बनेगा, मेयर कौन बनेगा, ये आप तय करते हैं। लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने अपने निजी हित को ज्यादा समझा, सामाजिक हित को, सामाजिक मूल्यों को कम समझा, पे बैक टू सोसाइटी को कम समझा, उसका कारण ये हुआ कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारा दिया काशीराम साहब ने, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वोट हमारा राज उनका चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक आप वोट की वैल्यू को नहीं समझो। भाई लोकतंत्र क्या है? जिनका वोट है उनका राज होगा। वोट आपके पास है। अभी जैन साहब ने बताया, भिखुराम जैन जी ने, कि 85% बहुजन समाज के लोगों का वोट है। तो राज किसका होना चाहिए था लोकतंत्र में? बताओ किसका होना चाहिए था? दोनों हाथ लगे, आवाज लगे, बताओ किसका होना चाहिए था? है बहुजन का राज? क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम गुलाम प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। हम हमेशा पीछे खड़े होना चाहते हैं, हम आगे खड़े होकर लड़ना नहीं चाहते। भाई पीछे खड़े होने वाले को, मांगने वाले को वही तो मिलेगा जो देने वाला छोड़ देगा, या उसकी मर्जी पे जो आपको दे दे। लेकिन लड़ने वाले को वो मिलेगा जो उसका हिस्सा है। तो अपने आंदोलन को अगर मजबूत नहीं करोगे तो फिर भाई आपके हिस्से में आएगा क्या? वही तो आएगा जो देने वाला मालिक जो है, जो आपको फेंक देगा। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में भी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे लीडर्स ने आंदोलन खड़ा कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि जिस संविधान के आज संविधान दिवस मना रहे हैं, जिस पवित्र ग्रंथ का, अगर वो जिंदा रहे, आप ये चाहते हैं, और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, तो आपको इस साजिश से भी खबरदार होना पड़ेगा कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा दल, एक ऐसा संगठन है जो इस संविधान को खत्म करने का पूरा मन बना चुका है। और बस आत्मचिंतन करने की बात यह है कि एक बार महसूस कीजिए कि संविधान खत्म हो गया। तो क्या कोई बहन बेटी, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर कुछ भी बन पाएगी क्या? बताओ, ये जो बहनें यहां हैं, कोई बन पाएगी क्या? भाई ये अधिकार तो संविधान ने दिया है ना। कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का व्यक्ति क्या ऑन चेयर आ पाएगा क्या? जब व्यवस्था नहीं होगी। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई यूपी में, 20,000 पदों पे घोटाला कर लिया सरकार ने। पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दी कि भाई घोटाला हुआ है, चोर ने चोरी की और प्रूफ होगी, कार्रवाई कौन?